पुराने बुजुर्ग कह गए हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 3 चीजों की लड़ाई है, जर, जोरू और जमीन। फिर वो चाहे कोई देश हो या फिर आपके अपने रिश्तेदार। आप अपना हक लेने से पीछे नहीं हटते, लेकिन कभी कभी हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदार उन चीजों पे भी अपना क्लेम जाहिर करते हैं जो कभी उनकी थी नहीं, और फिर उनका यही लालच सारी इक्वेशन बिगाड़ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में गीता और उसकी फैमिली के साथ, जहां पर पीढ़ियों से चलती आ रही जमीन की लड़ाई के चक्कर में उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक करवा दिया जिसके चलते आगे चल करके उनकी 3 पीढ़ियों की जिंदगी तक बर्बाद हो गई। और आज भी उनके घर में ये सब चीजें चल रही हैं, जिसके चलते उनके घर पे लगभग हर रोज प्रेतों की पेशी होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि ये एक बहुत ही खौफनाक कहानी होने वाली है। एक और चीज कि हमारे जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो पूरी कहानी सुन रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 70 साल पहले, जब हरियाणा रोहतक के पास के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामफल जी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके कुछ भाई थे और वो एक जद्दी जायदाद वाले लोग थे। लेकिन अक्सर हमारे बुजुर्ग एक गलती कर देते हैं कि वो सही समय पर अपने बच्चों को प्रॉपर्टी बांट करके नहीं जाते हैं, और फिर उन बुजुर्गों के जाने के बाद उनके पास एक रीजन रह जाता है आपस में लड़ने के लिए। हालांकि इनके परिवार में अभी ऐसा फेज नहीं आया था, लेकिन आगे चल करके इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में जो होने वाला था वो सुनकर के आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन सबको मालूम था कि किसके हिस्से में कितना लैंड आएगा, और सब चीजें एकदम स्मूथली चल रही थी। इसी बीच में रामफल जी की शादी भी हो जाती है और फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम रोहताश रखा जाता है। आने वाले 14 सालों तक सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन्हीं 14 सालों के बीच में उनके भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स भी शुरू हो जाते हैं। हालांकि रोहताश अभी छोटा था, उसे ज्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन उसे इतनी बात मालूम थी कि उसके फादर इन चीजों को लेकर के परेशान रहते हैं, और बहुत बार उसने देखा था कि उसके फादर की बिना किसी रीजन के तबीयत काफी ज्यादा खराब भी हो जाती थी। काफी बार उसने अपनी मदर के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस देखे थे कि उसकी मदर को कोई चीज दिखी है और वो बहुत ही ज्यादा खौफ में। लेकिन जब भी रोहताश इसके बारे में उनसे पूछता तो वो उसे कुछ भी नहीं बताते थे। खराब तबीयत के चलते करीब 1992 के आसपास उसके फादर की डेथ हो गई, और फिर इसके कुछ ही समय बाद उसकी मदर भी चल बसी, और अब रोहताश अपने घर में एकदम अकेला रह गया था। और फिर यहीं से शुरुआत हुई असली गेम की। रोहताश अब अपने घर में एकदम अकेला रह गया था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और क्या क्या उसके फादर के नाम है। इसी बात का फायदा उठा करके रामफल जी के भाई यानी रोहताश के ताऊ जी, उसके मामा, उसकी मौसी, ये सब लोग उसकी जमीन पर अपना हक जताने लगे थे। यहाँ तक कि बहुत सारी प्रॉपर्टी तो ऐसी भी थी जो उन्होंने अपने नाम करवाने के लिए उसके कागज तक बनवा लिए थे। लेकिन जैसे जैसे रोहताश बड़ा हो रहा था, उसकी उम्र करीब 21-22 साल की हुई, तो उसे एक्चुअल में समझ में आने लगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जो रिश्तेदार उसे प्यार से, दुलार से रखते थे, उनके असली चेहरे अब इसके सामने आने लगे थे। रोहताश ने जैसे ही होश संभाला तो सबसे पहले उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी पूरी जमीन को अंडर में लिया, और फिर किसी भी रिश्तेदार को कुछ भी देने से एकदम साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रोहताश अपने घर में एकदम अकेला रहता था, और वो किसी का भी आना जाना ज्यादा पसंद नहीं करता था, और पता नहीं क्यों उसके रिश्तेदारों को ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लग गई थी। रोहताश की लाइफ यूं ही चल रही थी, और फिर 2003 में उसकी शादी कस्तूरी नाम की एक लड़की से हुई। इस शादी के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके घर पे आना जाना ज्यादा शुरू कर दिया। कभी उसके ताऊ जी, कभी मामा, कभी मौसी, कभी मौसा जी, ये सब लोग इसके घर पर आते जाते रहते। कई बार ऐसा होता कि रोहताश के घर में उसकी मौसी जी एक बोतल लेकर के आती, जिसका पानी वो सफाई के नाम पर पूरे घर में छिड़क करके चली जाती। आने वाले कई समय तक उसके रिश्तेदार उसके घर पर काला जादू, टोना, बंधन, ये सब कुछ करते रहे, लेकिन रोहताश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर इसी के चलते 2003 से लेकर के 2006 ये 3 साल रोहताश की वाइफ के लिए एक नाइटमेयर बन गए थे। हर शाम रोहताश अपने दोस्तों के साथ चेस खेलने के लिए निकल जाता था, और पीछे से कस्तूरी को इस घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने लगे थे। हर शाम जब कस्तूरी घर पर अकेली होती थी तो उसे छत पर से किसी की चूड़ियां खनकने की आवाज आती थी।
एक दफे जब वो दिन में अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी तो एक रूम से उसे जोर जोर से किसी की पायल छनकने की आवाज आने लगी। हालांकि जब उसने वो रूम देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब कस्तूरी वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर दिल की थी, तो जब रोहताश वापस घर पर आए तो उसने उसको सारी बात बताई कि यहाँ पर मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, इस घर में मुझे डर लगना शुरू हो गया है, किसी की पायल की आवाजें आती हैं। अब उस पॉइंट पर रोहताश उसकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उसके पास इस चीज का कोई इलाज नहीं था। इनकी लाइफ किसी तरह से यूं ही आगे बढ़ रही थी और फिर 2005 के मिड में कस्तूरी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब किसी भी प्रेग्नेंट महिला को 8 से 9 महीने लगते हैं बेबी डिलीवर करने में, लेकिन कस्तूरी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। करीब 10 महीने हो गए थे उसे प्रेग्नेंट हुए, लेकिन उसका बेबी डिलीवर ही नहीं हो रहा था। और फिर फाइनली 11वें महीने में जाकर के कस्तूरी ने एक लड़के को जन्म दिया, पर बदकिस्मती से वो लड़का 24 घंटे से ज्यादा जिंदा ही नहीं बचा। ये लड़का जब पैदा हुआ तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। पैदा होने के जस्ट बाद ये एकदम डार्क ब्लू कलर का बच्चा था। इसके 1 घंटे के बाद ये लड़का एकदम गोरा चिट्टा हो गया, पर इसके हाथ पैर काफी ज्यादा अजीब थे। उस लड़के के हाथ पैर 2 से 3 साल के बच्चे जितने बड़े थे। उसकी हाइट भी नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी जितनी नहीं थी, उससे काफी ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पर रोहताश और कस्तूरी दोनों जानते थे कि उस बच्चे के इस तरह से पैदा होने के पीछे उन नेगेटिव एनर्जीज का हाथ है, और इसीलिए इन लोगों ने फाइनली अपना गांव वाला घर छोड़ दिया और 2006 में इसी गांव के अंदर एक और घर में ये लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर भी इन लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। आने वाले 2 सालों में रोहताश जी के घर पे 2 बेटियां पैदा हुई, जिसका नाम गीता और मिश्री रखा गया, जिसमें से गीता ने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है और आज गीता 18 साल की है। जब 2006 में ये लोग इस नए घर में शिफ्ट हो गए थे तो एक रात की बात है जब रोहताश जी आराम से सो रहे थे और अचानक से सैकड़ों चूहे उनके बेड पर चढ़ करके कूदने लगे, उनके पूरे फेस के ऊपर ऐसे घूमने लगे। उनकी जब डर के मारे नींद खुली, उन्होंने चूहों को पकड़ करके नीचे फेंकने की कोशिश की तो उनकी आंखों के सामने वो चूहे वहां से गायब हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में इन लोगों के साथ हो क्या रहा है, लेकिन इन चीजों का इनके पास कोई जवाब भी नहीं था। जब से ये लोग इस नए घर में शिफ्ट हुए थे तो कस्तूरी, रोहताश, इन दोनों को रात में अजीब अजीब डरावने सपने आते थे। कभी इन लोगों को घर के किसी कॉर्नर से कोई आवाज सुनाई देती थी तो कभी कोई मूवमेंट इन्हें अंदर तक डरा देती थी। हर 5-7 दिन में ये लोग मेहंदीपुर बालाजी या फिर आसपास के बालाजी धाम जाया करते थे, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये लोग बहुत सारे पंडितों से मिले, उनसे बहुत सारे उपाय करवाए। कई बार इन लोगों ने 21-41 दिन तक के फास्ट भी किए और कई बार ये फास्ट किए इन लोगों ने, लेकिन किसी भी चीज का कोई फल नहीं मिल रहा था। बल्कि अब ये चीजें और ज्यादा उल्टा इफेक्ट करने लगी थी, जिससे रोहताश जी की मेंटल कंडीशन तक खराब हो रही थी। एक बार की बात है जब रोहताश जी अपने दोस्त, अपनी वाइफ और अपनी बच्चियों के साथ मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को उठा करके ट्रेन के डिब्बे पर दे मारा, पर किस्मत से इन बच्चियों को ज्यादा चोट नहीं आई। उनके साथ जो 2-3 दोस्त थे उन्होंने किसी तरह से उन्हें पकड़ा ताकि वो किसी और चीज को या किसी और इंसान को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दें। पता नहीं उनके शरीर पर उस समय किसी चीज ने कब्जा कर लिया था या फिर क्यों उन्होंने अपनी बेटियों को मारने की कोशिश की थी, पर अब उनकी मेंटल कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। यहाँ तक कि उनकी खुद की पत्नी भी अब उनके साथ डर डर के रहती थी कि पता नहीं कि कब ये क्या कर दें। अब कस्तूरी के फादर को जब इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा तो उन्होंने इनकी फैमिली को कहा कि तुम लोग हमारे घर पर आकर के रह जाओ, और फिर वो अपने एक भाई के साथ आए और इनकी पूरी फैमिली को लेकर के अपने घर चले गए। वहां जाने के बाद रोहताश की तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। वो अपने होश में ही नहीं रहते थे और पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हो गया था कि वो इतने ज्यादा वायलेंट हो गए थे, इतना ज्यादा खूंखार हो गए थे कि उन्हें बेड़ियों में बांध के रखा जाता था ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। अब इसके 10-12 दिन बाद जब रोहताश को होश आया तो उसे कुछ याद ही नहीं था। ना उसे ये पता था कि उसने अपनी बेटियों के साथ क्या किया था, ना उसे ये समझ में आ रहा था कि ये लोग यहाँ पर कब आए हैं। वो एकदम ब्लैंक था। यानी पिछले 10-12 दिन तक इस नेगेटिव एंटिटीज ने उसके दिमाग पर, उसकी जिंदगी पर ऐसा कब्जा कर रखा था कि उसकी पूरे पिछले 12 दिन की चीजें डिलीट हो चुकी थी उसके दिमाग से। रोहताश जी की हालत सुधारने के लिए ये लोग ना सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी गए, बल्कि गुड़गांव, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, MP, UP के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, कोलकाता का
काली माता मंदिर। हर एक बाबाओं और मौलवियों के पास ये लोग चक्कर काट रहे थे, लेकिन हर एक बाबा या फिर बहुत से बाबाओं का ये कहना था कि इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ एक बाबा या मौलवी थे जो कह रहे थे कि इनको ठीक कर देंगे, लेकिन हकीकत में वो लोग सिर्फ पैसा लूटने में लगे हुए थे। इनफैक्ट जितना ज्यादा ये लोग बाबाओं या मौलवियों के पास जाते थे या फिर हीलिंग करवाते थे, उतनी ज्यादा वो बुरी शक्तियां रोहतास जी के ऊपर हावी होती जा रही थी। इनकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था और सिर्फ ये लोग परेशान पे परेशान होते जा रहे थे। अब आप लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में सुना होगा। गीता ने बताया कि उसके फादर को लेकर के ये लोग 6 से 7 बार वहां पर भी गए, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई भी सुधार नहीं मिला, जिसके बाद इनका सारे हीलर, बाबा, मौलवियों से विश्वास तक उठ गया था। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक बार रोहतास जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। ये लोग डेस्परेटली किसी मंदिर या पंडित के बारे में पता कर रहे थे जो उनकी मदद कर सकता है, और इसी बीच इन्हें राजस्थान के एक और बहुत प्रसिद्ध मंदिर के बारे में पता लगा। अब हालांकि इन लोगों का विश्वास इन सब चीजों से उठ चुका था, लेकिन इनके पास कोई और चारा भी नहीं था। इनका परिवार रोहतास जी को बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था। जब ये लोग रोहतास को लेकर के राजस्थान के उस मंदिर में पहुंचे तो वहां पर इनकी मुलाकात एक बहुत ही जाने माने पंडित जी से हुई। उन पंडित जी ने रोहतास को अपने सामने बिठाया और उससे बातचीत करने लगे, और यहाँ पर इस परिवार में एक होप आई कि शायद यहाँ कोई चीज का सॉल्यूशन मिल जाए। जब पंडित जी उससे बात कर रहे थे तो उसी समय पर रोहतास के अंदर वो नेगेटिव एंटिटी वापस आ गई। वहां पर माता की मूर्ति के सामने कुछ केले पड़े हुए थे, और बात करते करते ही रोहतास ने उन पंडित जी से कहा कि चल अब बहुत हो गया तेरा, मुझे भूख लग रही है, ला वो केले खिला मुझे। यहाँ पर पंडित जी को समझ में ही नहीं आया कि मंदिर के अंदर इतनी सेक्रेड जगह पर मेरे सामने बात करते हुए इस आदमी के अंदर पेशी कैसे आ सकती है, ये एंटिटी कैसे आ सकती है। अब यहाँ से भी इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद इन लोगों के पास वो गांव छोड़ने के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि इनको लग रहा था कि इस गांव के अंदर ही ये सब चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। जितने भी ब्लैक मैजिक रिश्तेदार कर रहे हैं या फिर जितने भी रेगुलरली पेशी आ रही है प्रेतों की, वो इसी गांव की वजह से आ रही है। तो इनकी पूरी फैमिली ने इस गांव को छोड़ा और ये लोग रोहतक जाकर के शिफ्ट हो गए। इसके अलावा इन लोगों ने मंदिर, मौलवियों, पंडितों सबके पास जाना छोड़ दिया था, क्योंकि रोहतास के ऊपर उस नेगेटिव एंटिटी का साया था। और जब जब ये लोग किसी मंदिर में जाकर के आते थे, किसी मौलवी से मिलते थे, उसकी कंडीशन और ज्यादा ही खराब होने लगती थी। अब ये लोग रोहतक में शिफ्ट हो गए थे। रोहतास की कंडीशन ऐसी थी कि वो कई बार नॉर्मल हो जाते थे, कई बार वो पागलों की तरह बिहेव करते थे, और कई बार उनके ऊपर प्रेतों की पेशी हो जाती थी। रोहतक शिफ्ट होने के कुछ साल बाद इनको एक तीसरी बेटी भी हुई, जिसका नाम इन्होंने स्नेहा रखा। और जब ये स्नेहा 3 साल की हुई तो इनके घर पर एक और खौफनाक इंसिडेंट हुआ। एक दिन की बात है, जब स्नेहा नीचे अकेली सो रही थी तो ये पूरा परिवार ऊपर छत पर जाकर के बैठ गया था। लेकिन इतने में ही कस्तूरी को अपनी बेटी की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। जब वो भाग करके नीचे गई, उन्होंने स्नेहा को संभाला तो स्नेहा, जो कि 3 साल की थी, उसने टूटे फूटे शब्दों में बताया कि अभी उसने यहाँ पर एक बहुत बड़े आदमी को देखा, और उसे देख करके वो बुरी तरह से डर गई और वो रोने लगी थी। रोहतास और कस्तूरी अपने बच्चों के सामने इस बारे में कोई भी बात नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी इन सब चीजों से डरने लगे। तो उन्होंने इस बात को यहीं जानबूझकर इग्नोर कर दिया और ये बात आई गई हो गई। अब इसके कुछ ही दिन बाद इनकी बीच वाली बेटी मिश्री के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, जब वो तकरीबन 8 साल की थी। मिश्री को अपने घर के जस्ट बाहर एक औरत दिखाई देती थी, जो कि काफी मोटी थी और उसके काफी लंबे बाल थे। अजीब बात यह थी कि मिश्री जब भी उस औरत से दूर खड़ी होती थी तो वो औरत उसे वहीं दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही वो उसके थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करती तो वो औरत वहां से गायब हो जाती। इसके अलावा इनकी बड़ी बेटी गीता ने भी कई बार इस घर में अजीब सी परछाइयां और एंटिटीज को देखा। एक बार की बात है, जब वो छत पर कपड़े सुखा रही थी और उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि सामने की तरफ कोई और भी खड़ा है। उसने जब पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर उसकी बहन मिश्री खड़ी हुई थी और उसने येलो कलर का सूट पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस तरफ वो वहां पर पीठ करके खड़ी हुई थी। यहाँ पर गीता ने उसे आवाज दी कि मिश्री वहां पर क्या कर रही है, इधर आ जा, लेकिन सामने से उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी थोड़ी देर के बाद जब उसने कपड़े पूरे सुखा लिए, वो वापस घूम करके वहां पर गई तो उसने देखा कि मिश्री वहां पर है ही नहीं। गीता ने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि शायद मिश्री ऊपर आई होगी और जब तक वो कपड़े सुखा रही थी तो मिश्री नीचे चली गई होगी। लेकिन जैसे ही वो कपड़े सुखा करके नीचे पहुंची तो उसने देखा कि मिश्री तो अपने कमरे में सो रही है और उसने किसी और ही कलर का सूट पहना हुआ था। गीता ने यहाँ पर अपनी माँ से पूछा, मिश्री अभी ऊपर आई थी क्या?
लेकिन उसकी माँ ने सामने से जवाब दिया कि नहीं, मिश्री तो काफी देर से यहाँ पर सोई हुई है, तू क्यों पूछ रही है? तो सामने से गीता ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। गीता ऐसी हर एक बात अपने घर पर नहीं बताती थी, क्योंकि अब वो चीजें समझने लगी थी, वो समझदार हो गई थी और वो जानती थी कि उसके घर वाले ऑलरेडी इन सब चीजों से परेशान चल रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद एक बार फिर से ऐसा हुआ कि गीता अपनी छत पर खड़ी हुई थी, कोई काम कर रही थी, तो उसने अचानक से देखा कि पानी की टंकी के पास एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है, जो कि करीब 6 से 7 फीट लंबा है और उसने सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ है। उस समय उस आदमी का चेहरा पानी की टंकी की तरफ था और पानी की टंकी भर रही थी। तो गीता को लगा कि शायद ये मेरे फादर होंगे और पानी चेक कर रहे होंगे कि कितना भर गया। गीता इसके बाद नीचे आई और उसने अपनी मदर से पूछा कि मम्मी, अभी पापा ऊपर आए थे क्या? तो उसने देखा कि उसके फादर रोहताश जी तो एकदम उसके सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर गीता थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन उसने ये बात फिर से किसी को भी नहीं बताई थी। अब इसी शाम 8 बजे के आसपास जब गीता ऊपर छत पर गई थी किसी काम से, तो उसे वहां पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके एकदम पीछे कोई आदमी खड़ा हुआ है। और फिर जब उसने पलट करके पीछे देखा, तो वही 6 से 7 फीट लंबा आदमी जो सुबह उसको पानी की टंकी के पास दिखाई दिया था, वो वहीं पर खड़ा हुआ उसे एकटक देख रहा था। गीता यहाँ पर पूरी तरह से डर गई। वो जोर से चिल्लाई और तुरंत नीचे की तरफ भागी। जब नीचे पहुंचकर उसकी मदर ने उसके एक्सप्रेशंस देखे कि वो डरी हुई है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन गीता ने यहाँ पर भी अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया। इसके कुछ ही दिन बाद एक और भयानक इंसिडेंट गीता के साथ हुआ। गीता करीब 4 से 5 बजे के आसपास अपने घर से बाहर जा रही थी और उसी रास्ते पे साइड में एक चारपाई पड़ी हुई थी। अचानक से गीता का ध्यान उस तरफ गया तो उसने देखा कि उस चारपाई के एकदम पीछे एक 4 से 5 साल का बच्चा, जो कि एकदम जेड ब्लैक कलर का उसे दिखाई दे रहा था, वो चारपाई के पीछे से उसे झांक रहा था। गीता को एक बार के लिए डाउट हुआ कि हमारे घर में तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है, तो ये कौन है। वो उसके नजदीक गई, उसने चारपाई हटा करके देखी तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन गीता श्योर थी कि वो छोटा सा बच्चा जो उसे दिखाई दे रहा था, वो हकीकत में वहीं पर मौजूद था। इस इंसिडेंट के बाद गीता बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो तुरंत अपने घर से बाहर निकल गई। एक बार की बात है, जब इनके घर पे रोहताश जी, मिश्री और गीता, सिर्फ ये 3 ही लोग थे और रोहताश जी उस समय वॉशरूम में नहा रहे थे। ये लोग बाहर आंगन में बैठे हुए थे और यहाँ पर बैठे बैठे अचानक से इन लोगों को कमरे के अंदर से एक आदमी के रोने की आवाज आने लगी। अब जो मिश्री थी वो इन सब चीजों से बहुत जल्दी डर जाती थी, तो उसने यहाँ पर गीता से पूछा कि दीदी, ये आवाज तुम्हें भी आ रही है क्या? तो सामने से गीता ने जवाब दिया कि हाँ बेटा, ये आवाज मुझे भी सुनाई दे रही है, मैं जाकर के देखती हूँ कि कौन है। जब गीता उठ करके उस कमरे में गई तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और इस चीज से भी ये दोनों बहनें काफी ज्यादा डर गई थी। इस समय रोहताश जी वॉशरूम के अंदर थे और ये रोने की आवाज एकदम साफ साफ कमरे के अंदर से आ रही थी, तो ये रोहताश जी की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। जब रोहताश जी नहा करके वापस आए तो मिश्री ऑलरेडी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने आते ही ये सारी बात अपने फादर को बता दी और उनसे पूछा कि आपको भी किसी के रोने की आवाज आ रही थी क्या? तो सामने से रोहताश जी ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे तो किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही थी। अब इसके कुछ ही दिन बाद कस्तूरी का एक भाई गांव से रोहतक आया और वो अपने साथ में एक जानकार बाबा को लेकर के आया था। उसने इन लोगों से कहा कि ये बाबा आप लोगों की मदद कर सकते हैं। रोहताश को उस बाबा के सामने बैठाया गया और फिर उन बाबा जी ने गंगा जल को विभूति और किसी अन्य सामग्री में मिक्स करके उसके ऊपर छिड़काव किया और फिर उससे पूछा कि बताओ कौन हो तुम। और इसके बाद रोहताश के अंदर से जो आवाज आई वो उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि उस नेगेटिव एंटिटी की थी जो उसके अंदर से बोल रही थी। उसने सामने से जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं, ना मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि मैं कहां से आया हूं और क्यों यहां पर आया हूं, क्योंकि मुझे किसी ने अपने वचन से बांध रखा है। उन बाबा जी ने एंटिटी से कहा कि तूने यहां पर क्यों सबको परेशान कर रखा है, तू यहां से जा क्यों नहीं रहा? तो सामने से उस एंटिटी ने कहा कि मैं यहां से नहीं जा सकता, मुझे यहां पर भेजा गया है और अगर मैं यहां से गया तो फिर मैं सीधा तेरे घर पर जाऊंगा और फिर तेरे घर का भी यही हाल होगा जो इस परिवार का हो रखा है। ये बात सुनने के बाद ये बाबा बहुत ज्यादा डर गए और जल्दी से वहां से भागने लगे, लेकिन कस्तूरी के भाई ने उस बाबा को रोका और उनसे कहा कि आप डर क्यों रहे हैं? ये भूत प्रेत जो भी है ये आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज इन्हें ठीक करके जाइए। इस बीच कस्तूरी ने गीता से कहा कि जाओ बेटा, बाबा के लिए चाय बना लाओ। तो सामने से बाबा ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं अपने घर से चाय पी करके आया हूँ, क्योंकि ऐसे जो भी घर होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती है, कुछ प्रेजेंस होती है, वहां का कुछ भी खाना पीना लोग अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर वो एंटिटी रोहताश जी के अंदर से बोलती है कि क्यों झूठ बोल रहा है, तू चाय नहीं पी करके आया, तू अपने घर से मूली के पराठे खा करके आया है।
ये बाबा जी यहाँ पर बुरी तरह से शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं घर से क्या खा करके आया हूँ? तो सामने से उस एंटिटी ने कहा कि मुझे तो ये भी पता है कि तेरे ऊपर 1 लाख और कुछ हजार का कर्जा है। ये सब सुनकर वो बाबा बुरी तरह से हैरान हो गए और जल्दी से वही गंगा जल फिर से रोहताश के ऊपर छिड़कने लगे और इस बार वो एंटिटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और वहां से एक बाल्टी पानी भर करके लेकर के आई। उसने कहा कि ये जो कुछ भी तू मेरे साथ कर रहा है, ये जो गंगा जल मेरे ऊपर फेंक रहा है, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन लोगों के साथ न जाने कितने बड़े बड़े मंदिरों में और धाम में गया हूँ, वहां पर मेरा कुछ नहीं हुआ, तो ये पानी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगर तूने फिर से मेरे ऊपर ये पानी फेंकने की कोशिश की तो मैं ये बाल्टी तेरे ऊपर उड़ेल दूंगा। उसके बाद इन बाबा ने इससे पूछा कि तू चाहता क्या है, तू कैसे छोड़ेगा इन लोगों को? तो सामने से उस आत्मा ने कहा कि मुझे खून चाहिए। यहाँ पर कस्तूरी ने परेशान होकर के पूछा कि कैसा खून, किसका खून चाहिए तुझे? तो सामने से उस आत्मा ने कहा कि इसके मुंह से मुझे किसी का भी खून पिला दो, बकरे का, मुर्गे का, किसी भी चीज का खून पिला दो। तो बाबा ने पूछा कि ठीक है, हम तुझे खून पिला देते हैं, तो उसके बाद तू चला जाएगा? तो सामने से उसने फिर से जवाब दिया कि नहीं, मैं इसको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे घर। ये सुनने के बाद वो बाबा जी फिर से बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने जल्दी से गंगा जल छिड़क करके रोहताश को नॉर्मल किया और फिर वो भी इन लोगों के घर से वापस चले गए। अब इसके कुछ दिन बाद आए नवरात्रे और इन 9 दिनों में गीता हमेशा व्रत रखा करती थी, लेकिन पता नहीं किसी रीजन से इस बार वो व्रत नहीं रख पा रही थी। फिर एक दिन काली माता की तरह रोहताश जी इस घर के अंदर अपनी पूरी जीभ बाहर निकाल करके घूमने लगे और फिर पूरे घर में घूमते हुए उन्होंने सबको अपने सामने बैठने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सबसे कहा कि मैं काली माता हूं, तुमने इस बार व्रत क्यों नहीं रखे? अगर तुम व्रत नहीं रखोगी तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उन्होंने गीता से कहा कि एक तू है जो इनके कष्टों को कम कर सकती है, तू व्रत करना स्टार्ट कर, ये पूरे 9 दिन तू व्रत रख, वरना इन लोगों को और ज्यादा समस्या होगी। इसके अगले दिन से गीता ने व्रत रखना शुरू किया और पूरे नवरात्रे वो व्रत रही, लेकिन इस चीज का उसे पता नहीं क्यों कोई भी फल नहीं मिला, बल्कि हुआ इसका उल्टा ही। इन लोगों के घर पे वो प्रेजेंस वाली चीज, वो नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद गीता का पूरा विश्वास हिल गया था। जब भी इन लोगों के घर पे कोई फेस्टिवल होता था, कोई पूजा होती थी, तो इनके घर पे हमेशा लड़ाई होती थी। आज तक कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है जो पिछले इतने सालों में इन लोगों ने अच्छे से मनाया हो। इन लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, पूजा करना छोड़ दिया था, व्रत करना छोड़ दिया था, क्योंकि जब जब ये लोग ऐसा करते थे तो इनके साथ उल्टा ही होता था। अब जो एंटिटी रोहताश के अंदर थी, उसने एक दिन कस्तूरी से कहा था कि मैं तेरे बेटे को तो ले गया, अब बारी तेरी बेटियों की है, मैं धीरे धीरे तेरी तीनों बेटियों को ले जाऊंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। गीता ने बताया कि रोहताश के अंदर जो एंटिटी थी, जो खुद को काली माता बता रही थी, वो कोई काली माता नहीं थी, बल्कि वो कोई और आत्मा थी जो कि झूठ बोलती थी और वो पहले कई बार ऐसा कर चुकी थी। गीता ने बताया कि उसके फादर के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारी एंटिटीज हैं, क्योंकि कभी वो उर्दू में बात करते हैं, कभी पंजाबी में बात करते हैं, तो कभी राजस्थानी में बात करते हैं, जबकि उनको इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। कभी उनके अंदर से आदमी बोलने लगता है तो कभी उनके अंदर से कोई औरत बात करने लगती है। कई बार इन्हें अपने घर में खून की बूंदें तक पड़ी हुई मिलती हैं और ये खून की बूंदें 5, 7, 9 या 11 इस पैटर्न में होती हैं। आज से कुछ समय पहले इनके साथ एक और डरावना किस्सा हुआ, जब कस्तूरी और गीता एक साथ बैठ करके खाना खा रहे थे और उस समय ये दोनों एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए थे। कस्तूरी जी एक कमरे की तरफ बैक करके बैठी हुई थी और तभी गीता ने देखा कि एक सफेद कलर की सिलुएट उनके एकदम पीछे से गुजरी और गीता के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। हालांकि गीता ने यहाँ पर अपनी मदर से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कस्तूरी ने तुरंत उससे पूछा कि तूने कुछ देखा क्या? तो सामने से गीता ने पूछा कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो उसने बताया कि जो भी चीज अभी मेरे पीछे से गुजरी है वो मुझे छू करके गुजरी है। वो दोनों इस इंसिडेंट से काफी डर गए और जल्दी से वहां से उठ गए। इससे कुछ दिन पहले इन लोगों ने अपने मंदिर में एक पंडित जी से पूजा करवाई थी, जहां पर सफेद कपड़े में एक नारियल रखा गया था और रोहताश जी को कुछ मंत्र पढ़ने के लिए दिए गए थे, ताकि इनके पितृ वापस इस घर में आ जाएं और इनकी इस प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दिला दें। ऐसे ही एक दिन गीता अपने कमरे में बैठी हुई थी जब अचानक से लाइट चली गई थी और लाइट जाते ही एक सफेद कलर की एंटिटी उसके एकदम पीछे से भागती हुई गुजरी। ये चीज गीता के साथ इतनी बार हो चुकी थी कि वो इन चीजों से यूज्ड टू हो गई थी और काफी बार उसने उस 4 साल के बच्चे को भी अपने घर में देख लिया था। आज भी रोहताश जी का परिवार इन सब चीजों से जूझ रहा है और कोई मंदिर, कोई बाबा इनकी किसी तरह की कोई मदद नहीं कर पाया,
कभी कभी हमारे पुरखों से विरासत में हमें सिर्फ जायदाद नहीं मिलती, कभी कुछ ऐसा भी मिल जाता है जो ना हमें जीने देता है और ना ही हमें मरने देता है। एक और चीज थी जो इनके साथ हुई थी। जब ये लोग रोहतक वाले घर में शिफ्ट हो गए थे तो एक बार इनके ताऊ जी इनसे मिलने के लिए आए थे और वो अपने साथ एक औरत को लेकर के आए थे। जब इन्होंने पूछा था कि वो औरत कौन है तो उनके पास कोई ठीक ठाक सा जवाब नहीं था और उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया था कि बेटा ये हमारी कोई दूर की रिश्तेदार है। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें चाय पिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस औरत ने कहा था कि आप सब लोग आराम से बैठिए, मैं एक स्पेशल चाय बना करके लाती हूँ, आप सब लोग मेरी चाय के फैन हो जाएंगे, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। जब वो औरत किचन में गई, चाय बना करके लेकर आ रही थी तो यहाँ पर कस्तूरी को समझ में आ गया था कि ये चाय बिल्कुल नहीं पीनी है, लेकिन रोहताश ने उस चाय को पी लिया था। इस केस में अगर रोहताश जी सही समय पर अपने रिश्तेदारों को रोक पाते या फिर उसके हाथ से वो चाय नहीं पीते या फिर किसी तरह से पुलिस की मदद ले लेते या फिर कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ लेते तो शायद उनके पूरे परिवार को ये सब कुछ भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन इस केस में गीता और उसकी बहनों को विरासत में जो भूत प्रेत, जो मौजूदगी, जो इतनी सारी चीजें उन्हें मिल गई हैं, उसका शायद अब कोई इलाज ही नहीं है। और हकीकत में इन लोगों ने उस चीज का इलाज ढूंढना भी छोड़ दिया है क्योंकि उनका कहना है कि हमारा भरोसा ही उठ गया है इन सब चीजों से। एक और ऐसा दुखद केस जहां पर आपका अपना खून, आपके अपने रिश्तेदार जायदाद और संपत्ति के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर गए कि 3 जनरेशन से ये लोग भुगतते आ रहे हैं। खैर इस जहां नहीं तो उस जहां इन लोगों का हिसाब ऊपर वाला तो कर ही देगा, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे YouTube को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप लोग जो रोज हमारी कहानी सुन रहे हो, रेगुलर आप व्यूअर हो, आप इतने लॉयल हो हमारे चैनल के साथ, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, हाइप कर दिया करो, उससे मेरा हौसला बना रहता है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।